So your next chapter is environmental laws. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? What is environment? What is pollution? ये सब कुछ हमने पढ़ा था. Now we have to see what are the environmental laws. What do you mean by environmental laws? सबसे पहली बात ये है कि environmental laws का मतलब क्या है? वो होते हैं environmental laws, right? So अब हमने देखना है सबसे पहले environmental laws क्यों बने. रीज़न क्या हुआ था environmental laws बनने का? रीज़न was this कि environment में pollution बढ़ गई, deforestation, ठीक है, हद से ज़्यादा जो deforestation हो गया, timbers हद से ज़्यादा बाहर export हुआ, animals की जो tanning की skin उतारी जानी वो भी बहुत ज़्यादा थी. तो इसीलिए environment के laws बनना बहुत ज़रूरी थे. अगर laws नहीं होंगे how will the environment be protected? So that's why a lot of laws were being constituted by the government. ठीक है, इसमें लिखा है the Constitution of India clearly states that the duty of the state is to protect and improve the environment. It is the duty of the state. ये state की duty है जिससे improvement भी होनी चाहिए और protection भी होनी चाहिए to environment and safeguard the forest and wildlife of the country. अगर forest ही नहीं रहेंगे, trees ही नहीं रहेंगे तो कैसे production होगी, कैसे reproduction होगी of different species. So it was very much necessary for the government to make or enact the environmental laws. Now Department of Environment was established in India 1980 and later became the Ministry of Environment and Forest in 1985. But a lot of acts were there even before this. सबसे पहले बने थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना, वहाँ से शुरू हुआ था. Why? Because at that time a lot of forest was being cut and timber and other important trees were being sold. बहुत सारी लकड़ी थी जो बेची जा रही थी. So वहाँ से बनने स्टार्ट हुए थे laws. Environmental Protection Act कब बना था? Came into force soon after भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो ये सबको पता है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल में गैस लीकेज हुई थी, कितनी सारी डेथ्स हुई थी, कितना सारा लॉस हुआ. तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हुआ था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी and considered an umbrella legislation as it fills many gaps in the existing law. वैसे अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है? जब हमें धूप से बारिश से बचाए. So this law also is known as the umbrella legislation. It became an umbrella. क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे गैप्स को फिल किया था. जो पहले से ही लॉज बने हुए थे उनको भी फिल अप किया. मैंने बताया ना कि लॉज बनने कब स्टार्ट हुए थे? 1972 में. तो तब कई लूप होल्स तब भी थे. तो आफ्टर दिस काफ़ी सारे जो लूप होल्स थे, काफ़ी गैप्स थे, वो फिल अप हुए. Therefore a large number of laws came into existence as the problem became arising. For example, handling and management of hazardous waste rules. ठीक है, काफी सारे जो रूल्स थे तब तक इसलिए बनना स्टार्ट हुए क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट जो थे रूल्स में प्रॉब्लम थी. मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट रूल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी जो मैनेजमेंट थी. हजार्डस वेस्ट क्या होते हैं? हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, उनकी जो मैनेजमेंट थी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए ये रूल्स बनने स्टार्ट हुए. अब कुछ हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन रूल्स हम देखेंगे जो धीरे धीरे विच केम इनटू इफेक्ट, जो बनने स्टार्ट हुए. कुछ थे जनरल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर, एज इन योर सिलेबस. वो आप देखोगे कौन कौन से. कुछ जनरल रूल्स भी बने थे, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बने थे. वैसे ये सबसे पहले था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में बना, इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253. ये आर्टिकल 253 के अंडर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू लॉज बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और फर्क ड्यूटीज निभाई जाती हैं। 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कंट्रोल भी होना चाहिए और रिड्यूस, ताकि जितना भी पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कौन कौन सी सोर्सेज? एयर, वाटर और यस फॉरेस्ट, ठीक है। सो जितनी भी सारी जगह से पोल्यूशन जो है उसका कंट्रोल हम कैसे करें, तो ये आर्टिकल तब बना था। जनरल आर्टिकल्स 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जो एनवायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं उस पर था कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन रूल्स इसलिए बना ताकि जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो फ्यूम्स, जो भी हैजार्डस, चाहे रेडिएटिव हो या एयर के थ्रू हो, एयर पोल्यूशन के थ्रू हो, फैक्ट्रीज का हो, वो कैसे जितने भी एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स जो जा रहे हैं हार्मफुल, उन पर कैसे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स क्या थे? टू कंट्रोल जनरेशन, क्या कंट्रोल करेगा? जनरेशन, जनरेशन मतलब जनरेट जहाँ से होता है, शुरू जहाँ से होते हैं, कलेक्शन जहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ट्रीटमेंट, इंपोर्ट जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे, इंपोर्ट कहाँ से जाते हैं, इंपोर्ट होते हैं, स्टोरेज कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जहाँ पे किस तरह से हैजार्डस वेस्ट जितना भी है वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, वो कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये इसलिए बना। क्यों? रीजन, हैजार्डस वेस्ट जैसे गैस जो लीक हुई थी, मैंने क्यों एग्जांपल दिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी, कितने लाखों लोग मर गए। अगर हैजार्डस वेस्ट, हार्मफुल गैस, हार्मफुल केमिकल्स खुले में रख दी जाए और वो लीक हो जाए तो पॉपुलेशन पर भारी नुकसान है, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर घर में, भगवान कभी ना करे, इतनी सी भी गैस लीक होती तो क्या होता है, फटाफट गैस बंद करो, बंद करो, बंद करो, खिड़कियां खोल दो, 10 मिनट सारे रुक जाओ, कोई लाइट को हाथ मत लगाना, बोलते हो ना, आधे मिनट की भी देरी हो जाए फटाफट खिड़कियां खोलो, सारी खिड़कियां खोल दो, दरवाजा खोल दो, करते हो ना ऐसे। क्यों? रीजन, क्योंकि उससे भारी नुकसान हो सकता है, फटाफट खोल देते हो किसी स्विच को। पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि अगर गैस लीक हुई है, खिड़कियां खुलवाइए, कोई स्विच मत ऑन कर देना, आग लग सकती है, बोलते हैं ना, समझाते हैं बार बार। हमारी इतनी सी हम फटाफट कर लेते, चाहे 1 मिनट की भी देरी हम बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी से गैस के नॉब बंद करो, हो सकता है रेगुलेटर भी बंद कर दो, कहीं सिलेंडर ना लीक हो रहा हो, बाद में हम चेक करा लेंगे। यही होता है ना घरों में, ठीक है। घरों में अगर ऐसे होता है कि अगर हम 1 मिनट के लिए हमारे सिलेंडर की लीकेज हो, हम इतनी सावधानी बरतते तो ये हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल रेडियो एक्टिव केमिकल्स या हार्मफुल दूसरे टाइप के केमिकल्स, गैसेस अगर खुले में हो और अगर वो लीक हो तो कितना भारी नुकसान है, जस्ट लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, समझ आई। तो इसीलिए इनकी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इनकी कलेक्शन हो, कैसे इनकी ट्रीटमेंट हो। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ट्रीटमेंट प्लांट्स, याद है, ठीक है, कैसे इनको स्टोर किया जाए और कैसे इनको हैंडल किया जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में क्या हुआ था? मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस रूल्स डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट एंड सेट अप अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट वंस अ ईयर। जहाँ पर भी हैजार्डस वेस्ट सरकार ने रखाया है, जहाँ पर भी हैजार्डस वेस्ट कलेक्शन प्लांट्स बने हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम साल में वहाँ पे जाकर एक बार साल में चेक होता है। क्यों चेक होता है? जहाँ पे पड़ा है इज इट इन प्रॉपर कंडीशन, कहीं ये तो नहीं कुछ लीकेज हो रही है। अगर परवाह ही ना की जाए, लीकेज हो रही है और सपोज करो उसके आसपास कोई और फैक्ट्री तो नहीं बन गई, ठीक है, केमिकल प्लांट तो नहीं लग गया, वहाँ पे सिर्फ वो एक पूरा एरिया है कि यहाँ पे नो ट्रेसपासेस अलाउड, पहले ही बोर्ड लगा होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का बाहर बोर्ड लगा होगा
कोई और ट्रेसपास मतलब कि कोई और अलाउड नहीं अंदर आना, सिर्फ वो रेडियो केमिकल वेस्ट वाले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को हैंडल करना है या वो प्लांट अथॉरिटीज़ हैं वही अंदर आ सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आसपास कोई फैक्ट्री बना ले और उसमें भी केमिकल्स का काम होता हो, आपस में टक्कर आ जाए, क्या होगा? बहुत बड़ा हादसा। चलो पटाखों की फैक्ट्री लग जाए, इमेजिन करो क्या होगा? सबसे बड़ा हादसा। उनका तो होगा ही होगा, जितनी आसपास की पॉपुलेशन है, गांव है या शहरी इलाका है, वो सब भी साथ ही उनका भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो दे हैव टू इंस्पेक्ट इट वंस अ ईयर। द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कनेक्टेड विद हजार्डस केमिकल्स एंड आइसोलेटेड स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज 1989 में द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े ना जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के साथ निकलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हवा में मिल गए, पानी में मिल गए, आसपास कहीं पानी है, कोई दरिया वगैरह तो नहीं, लेक तो नहीं, उसके आसपास तो नहीं है प्लांट। ठीक है, अगर पानी में मिल गए हो गया, हवा में मिल गए तब भी हो गया, क्योंकि हम इसी हवा को ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, genetically engineered organisms or cell rules introduced to protect the environment, nature, health in connection with application of gene technology and microorganisms। याद है हमने जीन टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि अलग अलग जीन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू, किससे रिलेट होती है? जीन्स किससे रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू डीएनए। याद है डीएनए स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो सपोज करो ये सब खुले में है, ब्रीद हो गया, या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुले में है, जेनेटिकली ये आप अपने आप म्यूटेशन होके ये अपने आप रिप्रोड्यूस ज़्यादा हो गए, पानी में मिल गए, हवा में मिल गए, हमने इनहेल कर ली, क्या होगा? हमारे जीन के साथ इफेक्ट होएंगे और हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, या एनिमल या कुछ भी। ठीक है, सो ये चीज़ भी देखना होता है। उसके अलावा 1991 पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड रूल्स अमेंडमेंट, ये क्यों बना था 1991 और लागू हुआ था 1992 तक? drawn up for purpose of providing immediate relief to the persons affected by accident while handling any hazardous substance। अब जो रेडियो एक्टिव प्लांट्स में काम करते हैं, वहाँ पे कोई काम भी तो करते हैं ना, साइंटिस्ट हैं या बाकी वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बना था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। पब्लिक मतलब लोग, लायबिलिटी उनकी लायबिलिटी है, सरकार की एक जिम्मेदारी है कि उनकी इंश्योरेंस की जाए। इंश्योरेंस एक्ट तो बना था ताकि अगर किसी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए वाइल हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कोई भी हैंडलिंग कर रहे हो किसी भी हजार्डियस सब्सटेंस की, रेडियो एक्टिव मटीरियल हो, केमिकल प्लांट हो, कुछ भी, उनके साथ कोई हादसा हो जाए किसी भी तरह का, तो क्या होगा? उनको इंश्योरेंस मिलेगी, उनकी सेफ्टी, उनको इमीडिएटली सर्विसेज प्रोवाइड होगी, इमीडिएटली उनको जो भी चीज़ों के लिए बनी है, लागू हुई है उस कानून के अंडर, उनको मिलेगी, इमीडिएट रिलीफ उनको मिलेगा। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, ये किस लिए बना था? ये क्रिएटेड टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू पर्संस, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हजार्डियस सब्सटेंस। ये किस लिए बना था? ताकि जो भी डैमेज हुआ है किसी पर्सन को, एरिया को, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो बहुत सारी जनसंख्या भी इफेक्ट हुई थी, जगह भी, उन सबको कंपनसेशन, उनकी आगे की पीढ़ियों को भी कंपनसेशन मिला। ठीक है, ये इसलिए बना। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसकी मैनेजमेंट के जो करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या रूल्स हैं? लीगल बाइंडिंग ऑन द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ये हॉस्पिटल्स के लिए बना है क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी वेस्ट निकलता है, सर्जरी हुई है, सर्जरीज होती हैं, ठीक है, कितना जो पेशेंट्स का गंद है
या अगर ऑर्गन्स का वेस्ट है किसी भी तरह का, ठीक है, एक्सीडेंट जो आए हैं, ठीक है, उनकी पट्टियाँ, सिरिंजेस, सर्जिकल इक्विपमेंट और ब्रोकन सिरिंजेस, इंजेक्शंस लगते हैं दिन में, पता नहीं कितने लोगों को लगते हैं, वो सारा जो वेस्ट है उसका कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, तो वो चीज़ हॉस्पिटल मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आता है। हॉस्पिटल्स को एक गाइडलाइंस मिली है कि हाउ दे हैव टू प्रॉपरली हैंडल द हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। इसलिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को पूरा स्ट्रीमलाइन किया गया, बताया गया उनको रूल्स एंड, जैसे सपोज करो आप लोगों ने इतना पूरा स्ट्रीमलाइन किया है कि हमारा कोर्स शेड्यूल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, हमारे सिलेबस में यहाँ से यहाँ तक है, पूरा स्ट्रीमलाइन बनाया गया। उसी तरह से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स पूरे स्ट्रीमलाइन है सरकार के पास, कौन से सबको, सरकार को पता होता है कौन से एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है और वो कैसे अपना वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। खुले में वो फेंक नहीं सकते। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, साथ में ही 2-4 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आगे सिद्धू हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर भी तो वेस्ट निकलता होगा, वो ऐसे तो नहीं खुले में फेंक सकते, सबसे पहले आप लोग उठ के कंप्लेन करोगे, ठीक है ना। इसलिए उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिली है कि हाउ दे हैव टू हैंडल देयर वेस्ट। नाउ द एनवायरमेंट सेटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स lays down detailed provisions related to areas to be avoided for setting of industries and precautionary measures to be taken for site selection। हाँ, इंडस्ट्रीज को भी, फैक्ट्रीज को भी पूरी की पूरी हिदायतें दी हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री। अब देखो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कोई केमिकल प्लांट लगा सकता है? नॉट एट ऑल। शुरू करेंगे आप भागते जाओगे कंप्लेन करने कि रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे केमिकल प्लांट नहीं लग सकता, यहाँ पे कोई बीच में फैक्ट्री नहीं खड़ी कर सकता, आपके घर के सामने कोई फैक्ट्री नहीं बना सकता, ठीक है। तो उनको भी पूरा का पूरा उनको हिदायतें दी गई हैं कि वेयर साइट उनको एलोकेट की जाती है। साइट एलोकेट कर मतलब उनको एक साइट दी जाती है, साइट मतलब SIT साइट, जगह, लैंड, यहाँ इस जगह पर आप बना सकते हो फैक्ट्री, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो। वहाँ पे किराने की शॉप्स है, वहाँ पे सामने कोई केमिकल प्लांट लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ से सामान ही नहीं खरीद सकते, कुछ भी मिल सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल कचरा, जो बड़े बड़े बिन्स हैं तो बाहर सड़कों पे लगे, पर जो एक जगह गार्बेज का ढेर लगाते हैं वो आपके घर के सामने नहीं बना सकते वो एरिया। ये सारा एरिया को जो गार्बेज वाले आते हैं ना, बड़े बड़े क्या चीज़ है जिसमें से उठाते हो, ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रॉली सी होती है, वो येलो कलर की मशीन सी नहीं होती जो उससे सामान उठाते हैं, हाँ जेसीबी, वो आपके घर के बाहर नहीं फेंक सकते, ठीक है ना। एक जगह बनी होती है, बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे सारा वो कचरा फेंका जाता है सारे एरिया पर, वो भी उनको भी हिदायतें दी जाती है, उनको भी जगह एलोकेट की जाती है, ये नहीं कि हमारे घर के बाहर वो बना दे, ठीक है। सो अप्लाई टू एवरी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल अथॉरिटी को जगह हिदायतें मिली हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे हैव टू अमेंड बाय दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस which have been given to them by the government. They have to apply to those rules और abide, उनको मानने पड़ते हैं। Apply to every municipal authority responsible for collection, collect करना, transportation, कोई JCB मशीन से transportation, processing and disposal of municipal solid waste, ठीक है। जो सारा ही solid waste है ये उठाया जाता है कि कौन सी जगह बनी होती है डंप, जहाँ पे डंप किया जाएगा। It cannot be in front of any residential area। ये पूरा एरिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल भी है प्लस कमर्शियल भी है। यहाँ बाहर देखा आपने कि बड़ा डंप लगा है? नो, नॉट एट ऑल, यू वोंट अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। Rules have been laid down for regulation of production and consumption of ozone depletion substances। इसके लिए भी रूल बने हैं, ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट हैंडलिंग, ये भी है जो सेल परचेज प्रोसेसिंग ऑफ यूज ऑफ बैटरीज, इनकी भी कहाँ पे देखो, कंप्यूटर्स कितने बनते हैं, बहुत कंप्यूटर्स बनते हैं, IBM वगैरह के सॉफ्टवेयर बहुत बनते हैं, इनकी बैटरीज खराब होती हैं, ठीक है। मोबाइल्स की बैटरीज कभी खुले में वो भी नहीं डिस्पोज कर सकती कंपनीज, उनको भी अलग जगह दी जाती है कि यहाँ पर आपका जो खराब मटेरियल है या तो रिसाइकल में जाएगा, उनकी भी रिसाइकल भी स्टोर्स अलग होते हैं, फैक्ट्रीज अलग होती हैं,
यहाँ पे रिसाइकिल खुले में वो भी नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि बैटरीज डिस्चार्ज हुई तब भी हादसा है। ठीक है, सो मोबाइल की बैटरीज कई बार होता नहीं, भाई ये मेरे जी मोबाइल की बैटरी भूल गया, अब या तो नया मोबाइल ले लेते हो, चेंज भी नहीं कराते हो। पुरानी बैटरी आप तो अपनी ओर से डिस्ट्रॉय कर देते हो, पर जहाँ से उठाई जाती है वो कोई और जगह है जहाँ पर उसकी हैंडलिंग होती है। खुले में उसका भी डर होता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो। Noise pollution regulation and control amendment lays down such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution. Noise pollution हमने पढ़ा था, ठीक है, such as loudspeakers for public address system during night hours. हाँ जी, पुलिस आ नहीं सकती होती अगर रात को जी बड़ा ऊंची ऊंची, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मैं रात को 12 बजे डीजे बजाना शुरू करूँ, सुबह 6 बजे तक डांस कर रही हूँ, पड़ोसी सबसे पहले पुलिस को फोन करेंगे, देख के पागल होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम होता है कि हम पूरी रात जी सुबह रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑन ड्यूरिंग एनी कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिव ओकेजन, चाहे कोई भी, मैंने अपने घर पे कोई प्रोग्राम रखा हो और पूरी रात से लेके सुबह तक, सुबह 6 बजे तक कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं कर सकते। अपने रूम में आपने म्यूजिक लगाया वो बात और है, वो भी अपनी वॉल्यूम पर, और लाउड स्पीकर लगाकर आप पूरे मोहल्ले को पूरी रात जगाने का सोचो, इट इज नॉट अलाउड। Biological Diversity Act is an act to provide substantial use on conservation of biological diversity. ये भी एक एक्ट बना है कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेनेंस की जाए। ठीक है, ये सब कुछ फिर डिफॉरेस्टेशन वगैरह तक आ जाएगी। पेनल्टीज, पेनल्टीज का मतलब फाइन, फाइन। ठीक है, इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई एनी प्रोविजन और एनी डायरेक्शन इशूड अंडर दिस एक्ट ही शैल बी पनिश्ड फॉर ईच फेलियर। अगर कोई पर्सन जो रूल्स को तोड़ता है, इतने रूल्स आपने भी पढ़े हैं, तोड़ता है तो क्या होगा? पनिशेबल एक्ट है। imprisonment jail which may extend to 5 years or fine which may extend to 1 lakh or more, या तो 5 साल की सजा अलग अलग तरह की होता है, या 1 लाख तक का जुर्माना। If failure continues after conviction, for first failure as additional fine which may be 5,000 for every day can be imposed। अगर उसके बाद भी आप कर रहे हो, ये सजा भी हो गई, फाइन भी भर दिया, फिर दोबारा से ये चीज हरकत कर दी, एवरी डे के हिसाब से 5,000 फाइन। नेचुरली इंसान डरेगा, रोज का 5,000 कहाँ से भरोगे? ठीक है, इफ फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर, फिर भी 1 साल तक वो इंसान करे जा रहा है ऐसी हरकतें, द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन विच में बी एक्सटेंड अप टू 7 years। ठीक है, पहले क्या था? सबसे पहले जरूर करेगा 5 साल की सजा, 1 लाख तक का फाइन, छूट गया, फिर से दोबारा किया तो हर रोज का 5,000, फिर भी उसके ऊपर भी किया 7 साल तक की सजा। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों हुआ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों बना? सबसे ज्यादा हमने पेड़ों का नुकसान किया है, डिफॉरेस्टेशन, सारा फिर से आपकी उसी पे आ जाएगा, एंड वाइल्ड लाइफ, सेव द टाइगर। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुरुआत कहाँ हुई? 1927 फॉरेस्ट एक्ट बना, तब बना था फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट कब हुई? जाके 1984 में। इट वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, द ट्रांसिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ड्यूटी लिवेबल ऑन टिम्बर। मैंने वही बात आपको जो पहले बोलती, टिम्बर, यहाँ से बहुत टिम्बर बाहर जाता था। बात कब की है? 1927। बात क्या थी? हमारे यहाँ पे इतने जंगल थे जहाँ पे टिम्बर बेतहाशा, उस समय 1927 की बात है, पाइन ट्रीज बहुत थे, ओक ट्रीज बहुत थे। इस टाइम में हमारे ऊपर कौन राज कर रहे थे? ब्रिटिश। वहां पर ओक नहीं होती, वहां पाइन नहीं होता, वहां टिम्बर नहीं होता। क्यों? वहां स्नो पड़ती है, ये कहाँ से उगेगा?
और उनको किस चीज का शौक था? ओक चेयर्स, फर्नीचर। तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से बेतहाशा जंगल कटते थे और यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट होते थे, रॉ मटेरियल वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। वहाँ पे द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वर प्रिपेयर्ड, वहाँ पे बनते थे एंड दोबारा अगेन दे वर इम्पोर्टेड इन इंडिया। यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट मतलब जाते थे, इम्पोर्ट होते थे इन इंडिया। और जब यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, ठीक है, कोई टैक्स नहीं था। जो यहाँ से बाहर जाते थे टैक्स नहीं था, पर जब आते थे अगर इंडियंस ने परचेज करना है तो टैक्स था। तब हमें वहाँ पे उनको बहुत टैक्स भरना पड़ता था। फायदा किसका था? ब्रिटिश, 100% उनका फायदा था, ठीक है। वहाँ से तैयार होके मटेरियल आता था, सोचो जाता सारा रॉ मटेरियल यहाँ से था। अब it was enacted to consolidate the laws related to forest, transit of forest produced, duty leviable on timber, duty मतलब excise duty, tax and other forest produce। बहुत सारा और भी, सिर्फ ये टिम्बर और ओक और पाइन नहीं जाता था, और भी बहुत सारा सामान था जो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता था। उसके अलावा फिर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। क्यों बना? प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। इसके साथ साथ और भी काफी कुछ नुकसान था। उनको किस चीज का शौक था? एक तो ये था कि भी उनको फर्नीचर, उसके अलावा हंटिंग, पोचिंग। दे यूज्ड टू फील प्राउड व्हाइल हंटिंग। उनकी नजरों में मालूम क्या था? इंडियंस एज वेल एज इंडियन एनिमल्स और शुड बी अंडर आवर फीट। इंडियंस और इंडियन एनिमल दोनों हमारे पाँव के नीचे होने चाहिए, वो उनके अंदर थी ये बात। तो इसीलिए हमारे जानवरों की वो हंटिंग भी करते हैं और उनकी गर्दन काट के लगा देते, ठीक है, या उनकी खाल निकलवा के उसमें भूसा भरवा के वो भी लगा देते, ठीक है। सो ये किस लिए बना था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल मैटर कनेक्टेड विद देयर। उसमें ट्री भी आते हैं। उसके बाद 1980 में बना द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स, और रूल्स बने 1981 तक प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बेसिक शुरुआत तो यहाँ से चलो हुई थी, पर यहाँ जाकर रूल तेज हो गए और यहाँ पर कि भाई हमने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ तक तो अंग्रेज जा चुके, फिर क्या जरूरत थी? वो तो गए, वो तो चले गए थे, पर इंडियंस के बीच में भी ये चीज आ गई थी। वो भी बहुत हद से ज्यादा यहाँ पर तस्करी होती थी। सबसे ज्यादा यहाँ तस्करी हुई है चंदन की। चंदन की लकड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है। हाथी दांत, हाँ वीरप्पन, चंदन की तस्करी वीरप्पन। हाथी दांत यहाँ से बहुत बाहर एक्सपोर्ट होते थे। उसके अलावा एनिमल स्किन, सांप की खालों, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये सब रूल्स इसलिए बने ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। पेनल्टी, फाइन लगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9 सितंबर 1972। चैप्टर 6 डील्स विद प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 51 विद पेनल्टीज, ठीक है। एनी पर्सन हु contravenes any provision or rule of this act shall be punished with imprisonment for extent of 3 years or fine extending up to ₹25,000 और both 3 साल की सजा या 25,000 का जुर्माना, या दोनों 3 साल की सजा प्लस 25,000 का जुर्माना। अगर किसी ने भी जो एक्ट बना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया, तोड़ा या कुछ भी ऐसा किया जो पकड़ा गया उसके सामने। कई लोग हैं जिन्होंने ब्लैक बक, जानवर का शिकार, हिरन का शिकार, उस पर भी सजा। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 months, 6 महीने की सजा और मोर या उससे ज्यादा, और फाइन ऑफ 5,000 का जुर्माना और बोट।
6 महीने की सजा, 5,000 का जुर्माना, या दोनों इज द पेनल्टी फॉर एनी पर्सन हु वायलेट्स एनी ऑफ द रूल अंडर दिस एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट के अंडर अगर ये भी एक और सजा, मतलब अलग अलग सजा बनी हुई है, अलग अलग फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट के। अगर एक रूल को तोड़ेगा अलग, 2 रूल को तोड़ेगा अलग, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सजा। नेक्स्ट इज वाटर, वाटर पोल्यूशन। वाटर अमेंडमेंट भी बना है, वाटर के ऊपर भी एक्ट बना है, द ईस्टमैन एक्ट। ईस्टमैन एक्ट है, अलाउज प्राइवेट राइट्स टू यूज अ रिसोर्स दैट इज ग्राउंड वाटर बाय व्यूइंग इट एज एन अटैचमेंट टू द लैंड। क्योंकि ये लैंड से अटैच्ड है, पानी तो लैंड से ही अटैच्ड है, ठीक है। It also states that all surface water belongs to the state and is a state property. ये लॉ है ईजमेंट एक्ट के। ग्राउंड वाटर जो है वो सबकी यूजेज के लिए, लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड विद लैंड, लैंड पे पानी होता है, ठीक है। और जितना भी सरफेस वाटर है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। अगर पंजाब सरकार के अंदर पानी आता है तो पंजाब सरकार का रखा, ठीक है। 1897 इंडियन फिशरीज एक्ट। इंडियन फिशरी एक्ट कब बना? 1897। उस टाइम पे राजा के अंग्रेज थे। establishes 2 sets of penal offences whereby the government can sue any person who uses dynamite or other explosive substance in any way, whether coastland or inland, who intend to catch or destroy any fish or poisonous fish in order to kill. उस टाइम क्या हो रहा था? शिप्स बहुत आधार में थी, डायनामाइट के थ्रू पानी में एक्सप्लोड कर देते। डायनामाइट, जब डायनामाइट पानी में बॉम्ब्स डाल दिए, डायनामाइट से हमने अंदर पानी में डायनामाइट छोड़ दिए, ब्लो कर दिया, कितनी फिश मरेगी? बहुत फिश मर जाती थी। और फिश मर के कहाँ आती थी? सरफेस पे। फिशरमैन आसानी से उसे पकड़ लेते, मछुआरे। उसके अलावा पॉइजन कर देते थे कई फिश, पॉइजन कर दी, फिश मर गई, पॉइजन छोड़ दिया पानी में, फिश तो पानी को ही ब्रीथ करती, मर गई, आसानी से सरफेस पे आ गई, पकड़ ली और उसको बेच दिया। इस पर बना एक्ट बना कि आप ऐसे नहीं कर सकते, सरकार ने इस पर एक्ट बना दिया। डायनामाइट एक्सप्लोज करना क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, नहीं कर सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसमें डायनामाइट ब्लो स्टेट की क्या, लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। डायनामाइट यानी कि बॉम्ब नहीं डिफ्यूज कर सकते। उसके अलावा फिश किल नहीं कर सकते इस तरह से। उसके अलावा पॉइजन नहीं कर सकते फिश टू सेल। फिश तो पॉइजन करोगे पानी में तो आपने जहर छोड़ दिया ना, ठीक है। 1956 में रिवर बोर्ड्स एक्ट enables the state to enroll the central government in setting up advisory river board to resolve issues in interstate cooperation. इंटरस्टेट कॉपरेशन हो, ताकि जो रिवर एक दो स्टेट्स के बीच में बह रहा है उस पर कोई बहसबाजी नहीं, इंटरस्टेट दो स्टेट्स मिलकर उसका हल निकाल सके। फिर बना मर्चेंट शिपिंग एक्ट, एम्स टू डील विद वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम शिप्स अलोंग द कोस्टल एरियाज विद स्पेसिफिक रेडियस। शिप्स का मैंने बताया था ना, वेस्ट होता है, गैस भी लीक हो रही है, पेट्रोल लीक हो रहा है, तो उनके ऊपर भी एक्ट बना के, ये नहीं कि आप अच्छा उसके अलावा शिप्स में जितना वेस्ट है पानी में नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते आप, ठीक है। आपके लिए डंपिंग यार्ड्स अलग से बने, वहाँ पे करो, यहाँ पे नहीं। और एक पूरा स्पेसिफिक रेडियस दिया हुआ है, बनाया हुआ पानी के अंदर इतना एरिया जहाँ तक आप अपनी शिपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। पूरा कोस्टल मेरीन एरिया के में रेडियस, इतने डायमीटर, इतने रेडियस में ही आपकी शिप जा सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं, वरना आप पर फाइन लगेगा। The Water Prevention Control and Pollution Act establishes institutional structure for preventing and abating water pollution. Water pollution नहीं कर सकते। किस तरह से वाटर पोल्यूशन हो रहा था? पॉइजनिंग और फिश, डायनामाइट ब्लोइंग, ठीक है, गैस लीकेज, पेट्रोल लीकेज फ्रॉम शिप्स, तो ये सब एक्ट बने।
Establish standards for water quality and effluent. Central Pollution Board was constituted under this act. सबसे बड़ी बात क्या हुई? अच्छा, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह अपना गंद बीच में डाल रही हैं, एफ्लुएंट्स डाल रही हैं, वो फिर उसके बाद कई फैक्ट्रीज कई रिवर्स में अपना कचरा फेंक रही हैं. डाई केमिकल फैक्ट्री जहाँ पे डाई बनती थी, वो भी अपना जितना भी वेस्ट है, जैसे हमने एक में देखा ना वो नदी बह रही है उसमें, हाँ ठीक है ना, उसके अलावा केमिकल्स उस पर. फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस प्रोवाइड्स द लीवी फॉर कलेक्शन ऑफ फीस ऑन वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रियल एंड लोकल अथॉरिटी. फीस लगा दी, अगर आपने पानी लेना है तो फीस लगा दी उसके ऊपर, स्पेशली इंडस्ट्रीज और लोकल अथॉरिटीज. चलो